अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी हमें लोहड़ी जो त्यौहार है उसकी याद दिलाता है। और जब तमाम जो किसान हैं जब अपनी फसलों की सेलिब्रेशंस करते हैं और रात भर जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, आग जलाते हैं, इर्द गिर्द भंगड़ा डालते हैं। और वो एक फेस्टिवल था जो पिछले कई सालों से जो है पंजाब में ख़ास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं वो फेस्टिवल वो है क्या। तो देहात में लोग जो हैं वो इर्द गिर्द रक्स भी करते हैं और बरादरी में जो है वो ख़ास तौर पर मकई जैसी जो फसल होती है, रेड़ी होती है, मूंगफली होती है और गुड़ होता है, उसको आपस में बांटते भी हैं, खाते पीते भी हैं और वो अगले आने वाले सीज़न की तैयारी भी करते हैं। और दिल और जज्बात उनकी खुशी में जो है वो कहते हैं बाग बाग होते हैं और खुशी जो है पूरे ख़ानदानों में दौड़ी होती है। तो जो फेस्टिविटी है ये किसानों की होती है, मगर अब बदलते वक्त के साथ साथ कुछ अरसे से जो है बिल्कुल नहीं हो रही थी, मगर अब हमने देखा है कि फिर जो है लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा जो है मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चों, नौजवानों और शादीशुदा जोड़ों के लिए भी ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि लोहड़ी के मौके पर सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, मुबारकबाद देते हैं और जो मैंने जैसे आपको बताया है सर्दियों की सौगातें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। हमने सोचा कि आज हम इसके बारे में बताएं। और वैसे ही कहते हैं कि बाहर की जब आमद होती है तो कहते हैं कि सर्दियों को ये खुदाफिज कहता है और बहार को आमद आमद कहता है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अभी बसंतों के जो मेले हैं और जो रौनकें वो भी बहाल होने वाली हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने 3 दिनों के लिए बसंत फेस्टिवल का इनेकाद कर दिया है और कहा गया है कि 3 दिन में जो है वो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है बसंत से सेलिब्रेट की जाएगी। और वैसे ही लाहौर में काफ़ी मकाम में जो छतें हैं वो ऑलरेडी रेंट आउट हो चुकी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ बसंत मनाएं, मगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी की जान को नुकसान ना हो, कोई ऐसी केमिकल धात इस्तेमाल ना की जाए जो बाद में जो है नुकसानदेह साबित हो। और इसके साथ साथ खुशियाँ बटोरने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है जब बहुत से टूरिस्ट और फॉरेनर्स जो हैं वो रुख करते हैं तमाम सिटीज़ का, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का, तो इससे जो है पाकिस्तान की इकॉनमी भी बूस्ट करेगी और वापस हम कितने साल बाद 16-17 साल बाद इस फेस्टिविटी को वापस जो है उसका जो मज़ा है वो दोबारा कर पाएंगे। तो भी उस बात थी कि हम स्टार्ट करें फेस्टिवल से और फेस्टिविटी से। और वैसे ही कहते हैं ना कि लाहौर की जो रौनकें हैं वो दोबारा तभी होती हैं जब फेस्टिवल्स और फेस्टिविटीज़ का इनेकाद होता है। तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाह रहे हैं। वो इशू ये है कि ख़वातीन जो हामला ख़वातीन होती हैं और उनके ऊपर जो डिफरेंट असरात मुरतब होते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहले तो मसला था कि जी बांझपन है, तो हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की कि बांझपन को हम कैसे जो है कम कर सकते हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है जो कि बांझपन के प्रेगनेंसी के ऊपर जो है मददगार साबित हो रही है। मगर अब जो बात होती है कि जो खातून हामला होती हैं या प्रेगनेंसी का उनका 9 महीने का पीरियड होता है उसमें उनको कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है। हर औरत की प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है, हर औरत डिफरेंट इम्पैक्ट उस पर आता है। किसी को अक्सर सुना है कि हेलुसिनेशंस भी आते हैं, किसी को ख्वाब आते हैं, किसी को फिट्स पड़ते हैं, किसी को डायबिटीज़ होती है। तो ये जो 9 महीने हैं ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चे की सेहत पे। माँ और बच्चे की सेहत दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं कि सेहतमंद बच्चा वही पैदा कर सकती है जो माँ सेहतमंद हो। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है उसमें डिफरेंट इम्पैक्ट्स जो आते हैं और उसके साथ साथ हमें क्या कुछ सुनना पड़ता है, क्या क्या बातें होती हैं, ख़ानदानों में क्या क्या मिथ्स होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है मशहूर व मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समीना हक, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही है, मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र है ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, 9 मंथ्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। उस पीरियड के दौरान खातून को डिफरेंट चीज़ों से गुजरना पड़ता है। समटाइम्स 3 महीने के अंदर वॉमिट्स होती हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, हेलुसिनेशंस होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होती हैं, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। बेटे, इस प्रेगनेंसी के स्टेट पे जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि हर औरत को अपना प्री प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। अपना प्री प्रेगनेंसी उनके शुगर लेवल्स पता होने चाहिए, यानी प्रेग्नेंट होने से पहले उनकी बॉडी के लेवल्स क्या थे।
हीमोग्लोबिन कितना था, उनके आयरन स्टोर्स कैसे थे, ये उनको ब्लैक एंड वाइट में उनके पास टेस्ट होने चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब हामला औरतें हमारे पास आती हैं और शूट किया होता है ब्लड प्रेशर उनका आफ्टर 20 वीक्स या शुरू में, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये पहले से इसेंशियल हाइपरटेंशन थी और अब प्रेगनेंसी में ये थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, या ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। दोनों में बहुत फ़र्क है। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो शुरू ही से पेशेंट को होगी, और जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो तकरीबन 18-20 हफ्ते से उसको हाई ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आती हैं ज़्यादातर हम उनसे पूछते हैं कि जी आपका प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर कितना था, तो उनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है ना। अगर उसका प्री प्रेगनेंसी ही 140/90 या 140/100 है और अब हमारे पास आई है और उसका 150/110 हो गया है, तो हमारे लिए बड़ा तशवीशनाक है, लेकिन ये एक थोड़ा डिफरेंस हुआ है। अगर उसका प्री प्रेगनेंसी 90/60 रहता था और अब उसका 130/90 हो गया है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है उस ब्लड प्रेशर से जो सिर्फ 10 मिलीमीटर ज़्यादा गया है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड ना कि प्री प्रेगनेंसी लेवल से कितना ऊंचा जा रहा है। अगर प्री प्रेगनेंसी उसका 120/80 है तो फिर उसको 140/100 जो है हम कहेंगे कि ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका प्री प्रेगनेंसी 90/60 है फिर तो वो 140/100 उसके लिए बहुत हाई ब्लड प्रेशर है ना। तो इसलिए बच्चियों को अपना प्री प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर, अपना हीमोग्लोबिन, आयरन स्टोर्स, उनके कैल्शियम के स्टोर्स कैसे हैं और ब्लड ग्रुप क्या है, उनको थायराइड डिजीज़ है कि नहीं, हाइपर थायराइड है, हाइपोथायराइड है, अपना प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले ये हार्मोनल स्टेटस जरूर करा लें। रूबेला भी चेक करवाते हैं। रूबेला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात करना चाह रही थी, रूबेला क्या होता है, क्यों चेक कराया जाता है, और या ये नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए? देखें, रूबेला एक वायरस है और अगर किसी को रूबेला की इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हल्का सा जुकाम और हल्का सा शायद टेम्परेचर हो या ना हो, लेकिन वो चंद दिनों के बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन ये वायरस बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और ये जाके बच्चे में कंजेनिटल प्रॉब्लम्स करता है। ब्रेन की इन्फेक्शन, उसका लो IQ हो सकता है, उसके हार्ट की इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस के साथ वो बच्चा पैदा होता है। तो इस किस्म के, और ये वायरस जो है ये 75 से 85% बच्चों को अफेक्ट कर सकता है इंट्रायूट्राइन। तो अगर किसी बच्ची को पहले ये रूबेला हुआ है तो उसका IgG पॉजिटिव होगा, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है कि उसको किसी ज़माने में ये वायरस ने अटैक किया और अब उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है। लेकिन अगर उसको IgM एंटीबॉडीज उसकी पॉजिटिव आई हैं, इसका मतलब है रीसेंट इन्फेक्शन। रीसेंट इन्फेक्शन इज वेरी डेंजरस और वो बच्चे को इन्फेक्ट हो सकता है। ये लेटर ऑन IgM आ जाता है और वो फिर वो लाइफ लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी रहती है। अगर उसको IgG और IgM दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि उसको कभी भी रूबेला इन्फेक्शन नहीं हुई। तो MMR जो हम रूबेला, मीजल्स और मम्प्स का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले IgM और IgG दोनों रूबेला के अगेंस्ट चेक करवा लें। अगर आपका IgG पॉजिटिव है तो आपको रूबेला का टीका लगाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर मेरा ये भी बताइएगा कि काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी सेविंग इंजेक्शंस लगवाएं और लगवाते भी हैं। अगर किसी का मिसकैरेज नहीं भी हुआ तो दे रिकमेंड कि आप कोई बात नहीं, हफ्ते का एक इंजेक्शन है या दूसरे दिन का एक इंजेक्शन है, व्हाट्सएवर द कंडीशन इज, तो आप लगवाना शुरू कर दें। तो क्या ये इंजेक्शन सेफ हैं? बेटे सेफ तो बहुत है, महंगे बहुत हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा लोगों को कि क्यों लगते हैं ये इंजेक्शन। जिस जगह से अंडेदानी में से अंडा निकलता है वो होता है, वो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वो जगह बन जाती है कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। ये कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन पैदा करता है जो बच्चे के लिए 12 वीक्स तक, 3 महीने तक उसको प्रोटेक्शन देता है। अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसने देखा कि कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत अनहेल्दी है या उतना मार्केडली नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि प्रोजेस्टेरोन का कवर बच्चे को नहीं मिल रहा। उस सूरत में ये
बाहर से इंजेक्शन की सूरत में प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि यूट्रस को डायलेट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये एक तो बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, दूसरा यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए ज़रूरी है। तो 12 वीक्स तक तो वो कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, अंडेदानी का, उसको नरिश करता है। बाद में जो आंवल है वो डेवलप हो चुकी होती है। 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा वो प्रोजेस्टेरॉन पैदा करना शुरू कर देता है घड़ों के हिसाब से। फिर 12 वीक्स के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हाँ जी, लेकिन 12 वीक से बाद भी कुछ लोग उसको कंटिन्यू इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि हम हाई डोज में देंगे तो यूट्रस रिलैक्स रहेगा। ये उन पेशेंट्स को हम ज़्यादातर देते हैं जिनका सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू में 24 हफ्ते पे 6 महीने 7 महीने में उनको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए या उनकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिनको पहले कोई मिसकैरेज हुआ हुआ है, उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिसकैरेज की सूरत में ये दिया जाता है इंजेक्शन, तो ये मिसकैरेज जिनके हुए हैं, जिनके अर्ली हुए हैं या इनके लेटेस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए हैं, तब भी ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है, ये तो सेफ है, ये तो बॉडी खुद ही बनाती है ना। ये वाले हार्मोन्स तो बॉडी खुद बना रही है। वो थोड़ी सी डेफिशिएंट है तो हम उसको फिर टॉप अप करते हैं कि ये बच्चे को प्रोटेक्शन रहे। ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज किस दौरान जो है, किस ट्राइमेस्टर में ये रूल आउट होता है कि इसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है? और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का ये मतलब होता है कि इसको आगे आने वाली जिंदगी में किसी लेटर एज में डायबिटीज होगी? बेटे 50% ऑफ पेशेंट जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज है यानी हमल के दौरान वाली शुगर है, वो 50% आधे पेशेंट्स को रेजिडुअल डिजीज रह जाती है और वो डायबिटिक हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को पहले भी पता हो, बाद में भी फिर चेक करे डिलीवरी के बाद कि मुझे रेजिडुअल डिजीज तो नहीं है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि जो बच्चा है पेट में, अगर माँ डायबिटिक है या उसकी जेनेटिक्स में उसके माँ बाप बहन भाइयों को अगर शुगर है तो वो बहुत प्रोन है कि उसका पैंक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा नहीं बनाएगा। अब इंसुलिन जो है वो बैरियर को क्रॉस नहीं करती, जो आंवल का बैरियर है ना एक माँ और बच्चे के दरमियान, इंसुलिन क्रॉस नहीं करती, शुगर क्रॉस करती है, ग्लूकोज क्रॉस करती है। ग्लूकोज पासेस द प्लेसेंटल बैरियर, इंसुलिन बच्चे तक नहीं जाती। अब जब अगर माँ को ऐसे स्पाइक्स शुगर के आ रहे हैं तो वो शुगर जब क्रॉस करेगी तो आप यकीन करें कि 12 वीक्स यानी 3 महीने का बच्चा है, उसका अपना पैंक्रियाज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जरा सा स्पाइक आया ग्लूकोज का उस तक गया और वो अपनी इंसुलिन इतनी बना लेता है कि डिमाइज हो जाती है, डेथ हो जाती है बच्चे की। तो बच्चा हाइपर उसमें से नहीं मरता, उसका शुगर ज्यादा होने की वजह से नहीं फौत होता पेट में, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज में अबॉर्शंस होते हैं और बच्चे पेट में ही फौत हो जाते हैं। वो अपनी इंसुलिन बनाने, उस स्पाइक के नतीजे में उसका अपना पैंक्रियाज इतनी इंसुलिन बना देता है कि उसकी इतनी शुगर लो हो जाती है अपनी कि उसकी डिमाइज हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो हम शुगर की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अक्सर डॉक्टर्स कहती हैं कि खाना पीना बंद कर दें, आप बिल्कुल नहीं खाना, आपने रोटी चावल बिल्कुल हाथ नहीं लगाने। जिनकी मैं सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ, जब डिलीवरी करीब होती है और डायबिटीज़ जो है कंट्रोल नहीं हो रही होती और फास्टिंग भी करा रही होती है और आफ्टर फास्टिंग भी वो देख रहे होते हैं, तो आपको लगता है ये चीज़ ठीक है, इस तरह रुक सकती है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स में हम थोड़ा सा डाइट को ये कहते हैं कि बहुत मीठा ना खाएं, ये नहीं कहते कि रोक दें, नॉर्मल डाइट अपनी रखें, हर चीज़ खाएं लेकिन जैसे एक नॉर्मल इंसान खा रहा होता है। ये नहीं कि आपको परवर्टेड एपेटाइट है तो आप मिठाई ही खाते जा रहे हैं या केक खा रहे हैं, बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं, हाँ चॉकलेट्स खा रहे हैं। तो अपना एक नॉर्मल डाइट में हम कोई चीज़ बंद नहीं करते। ये इम्पोर्टेंट है नॉन प्रेग्नेंट डायबिटीज़ में और प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ में। हम रोकते कोई चीज़ नहीं है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला डाइट के बाद ओरल मेडिकेशन लाइक ग्लूकोफेज। अगर ग्लूकोफेज की बिसात से बाहर चली गई, क्योंकि वी गिव देम अ डायरी में हम उनको लिख के देते हैं कि क्या क्या लेवल्स आपने चेक करने हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए एडमिट करते हैं, उनको कहते हैं बाजार से ग्लूकोमीटर लाएं। अब मैं ये बता दूं कि 10 में से 7 ग्लूकोमीटर्स की रीडिंग गलत आती हैं। अच्छा। हम उनको अपने से चेक करते, क्योंकि एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया दुकानदार वापस नहीं करेगा। आप उसको कहें कि जी हम ये चेक करेंगे, अगर आपके लेवल टैली किए लैब के साथ तो हम इसको रखेंगे, वरना आप हमें चेंज कर दें।
तो हम मरीज को बता के भेजते हैं, फिर वो लाती हैं और हम उनको समझा देते हैं कि शुरू में आपने इतना क्रिटिकली इसको देखना है और हमें हर हफ्ते आपने लेवल्स पूरे हफ्ते के ला के देने हैं। ठीक है। वो फिर खुद उसको हम एजुकेट कर देते हैं ना, 9 महीने वो फिर खुद अपने आप को लुक आफ्टर करती है। उनमें हम देखते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स उन पे असर कर रही हैं कि नहीं। अगर उनकी रेंज से बाहर निकलता है फिर हम इंसुलिन इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम उनको बाकायदा सिखाते हैं कि 2 तरह की इंसुलिन है, एक देर से असर करती है और देर तक रहती है, एक जल्दी असर करती है, जल्दी खत्म होता है। वो पेशेंट्स यकीन करो कि स्कूल भी नहीं गई होती लेकिन उनको इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि वो अपनी शुगर खुद कंट्रोल करने लग पड़ती हैं। ठीक है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर देखा है कि जो ख़वातीन हैं जो थोड़ी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, हिस्टेरिया की पेशेंट्स हैं, उनको फिट्स पड़ते हैं और आपको पता है बहुत सी मिथ्स हैं हमारे यहाँ कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये तो पागल हो गई है जब से माँ बनने वाली है, या बहुत ही अपने आप को क्या, बहुत सी बातें कसी जाती हैं। आप उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या कहती हैं, वो किस चीज़ से गुजरी होती है? बेटे इतने हार्मोन्स अंदर बढ़ रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, बहुत हार्मोनल टर्मोइल मचा होता है प्रेगनेंसी का, इतने ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, वो डिप्रेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो फिट्स पड़ते हैं वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में पड़ते हैं। अच्छा। यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, एक सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एक ऑटोइम्यून कॉम्प्लेक्स समझे बन गया, उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो हमारे वो जो सफाई वाले सेल्स होते हैं ना, मैक्रोफेजेस, वो जाके उसको खाना शुरू कर देते हैं कि ये क्या डिपॉजिट हो गया है, हम इसको खा लें। अब वो जब खाते हैं तो ब्लड वेसल्स जो बारीक जाल बिछा हुआ ना बॉडी में, उनमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये एक सिंड्रोम है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का ये एक सिंड्रोम होता है। तो प्लेटलेट जो है उनका काम होता है ये सुराखों को बंद करना। जब वो जाके सब वेसल्स में सुराख बंद कर रहे होते हैं तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। जब प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट की कमी की वजह से आपका कोएगुलेशन जो ट्रिगर हो जाता है। आप देखें ना, वेसल्स में खून बह रहा है, थोड़ा सा बाहर निकले जम जाता है। ये एक अमेजिंग बात है ना, एक जादुई बात है कि अंदर तो वो लिक्विड है, जैसे ही बाहर निकलता है वो जम जाता है। तो अंदर माइक्रो क्लॉट्स शुरू हो जाते हैं। जब माइक्रो क्लॉट्स शुरू होते हैं और यहाँ पे सारे प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स में से पानी सीप आउट होना शुरू हो जाता है। जब बाकी जगहों पे तो वो स्किन है ना, इसके नीचे आ जाता है। जब ब्रेन में एडीमा होता है और वो फ्लूइड सीप आउट करता है ना, तो वो स्कल से बाहर तो जा नहीं सकता, वो प्रेशर डालता है ब्रेन के ऊपर और पेशेंट को फिट्स शुरू हो जाते हैं, सीजर्स होने शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग निकल, बेहोश हो जाती है और बड़े प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये इन वजूहात की वजह से, इनकी वजह से। हाँ, और सास और वो सारे ऑन लुकर्स और गांव में कहते हैं इसको जिन चिमट गए हैं। हाँ, तो ये तो एक्टिंग कर रही है या जिन चिमट गए। तो इसलिए ये फिट्स इसमें भी पड़ते हैं। फिर प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग औरत थोड़े से डिप्रेशन में जाती है। उसको कहते हैं प्रेगनेंसी ब्लूज या पर्परल ब्लूज, क्योंकि परपेरियम कहते हैं ना उस टाइम को जो डिलीवरी के बाद का टाइम होता है। तो पर्पल ब्लूज जो हैं वो तकरीबन 90 to 95% बच्चियों को होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पर्परल डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके लिए दवाई की ज़रूरत है। पहला तो स्टेज ये है कि आप उसको अपलिफ्ट करें, सब कुछ करें तो वो ठीक हो जाएगी। सेकंड है पर्परल डिप्रेशन, वो भी इतना बुरा नहीं है। फिर स्टेज आती है पर्परल साइकोसिस की। साइकोसिस का मतलब ये है कि वो अपने बच्चे को पहचानती नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, उसको उठाती नहीं है, उसको दूध पिलाने से इनकारी होती है और खला में ऐसे घूर रही होती है, उसको समझ आना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं पर्परल साइकोसिस। और अक्सर पेशेंट्स हमारे पास इस तरह एडमिट होती हैं और ऑन लुकर्स या जो इधर इर्द गिर्द के लोग और रिश्तेदारों कहते हैं जी एक्टिंग कर रही है, ऐसे ही है ये तो ऐसे ही, बट ये एक्चुअली होता है, उनको होता है। और वो पर्परल साइकोसिस परमानेंट साइकोसिस में बदल सकता है। अच्छा, अगर आप उसको लुक आफ्टर नहीं करते या एप्रोप्रिएट दवाइयां ना दें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना। और बाकी आज हमारा सेशन बहुत डिफरेंट था, बिकॉज हमने आज बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो व्यूअर्स को बताया है कि कौन कौन सी मसाइल जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं कराएंगे या अपने मालिक से डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। यहाँ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब सी हकीकत जो है वो सामने आ रही है कि हमारे यहाँ जो जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं। अब मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, उसके बाद नंबर्स भी आ रहे हैं, डिग्रीज़ भी धड़ धड़ लोगों को दी जा रही हैं, मगर क्या जो बच्चे जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो जॉब मार्केट में जाकर काम कर सकें, या जो डिग्रीज़ दी जा रही हैं उनका कैरिकुलम जो है वो स्टैंडर्ड पर है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो है जॉब मार्केट को सर्व कर सके। तो डिग्री वर्सेस स्किल के ऊपर तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को डिग्री के साथ साथ कोई हुनर भी सिखाएं, ताकि बदलते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जिस तरह बदल रही है वैसे वक्त बदल रहा है, ताकि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ आगे कर सकें, बढ़ सकें, और खाली एक पीस ऑफ पेपर लेके जगह जगह जाके जॉब की सर्च ना कर सकें। आप उनको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को हम किस डगर पे लेके जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी मालूमात है जो कि सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा जो है आगे आने वाले सालों में जो है ग्रेजुएट होने वाला है। तो हमारे साथ मौजूद है हुमा पराचा, एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर भी हैं। वो हमें बताएंगी, हमारी रहनुमाई फरमाएंगी कि हमें क्या करना चाहिए। ओवर टू यू हुमा। Thank you so much, Hena. Thanks for calling me again, and as usual, you've got the beautiful set. अच्छा, अब जब बात हम करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्टेटमेंट जो अक्सर हमें पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से सुनने में आ रही है कि जी डिग्रीज तो बहुत है, बेरोज़गारी भी बहुत है। तो पढ़ा इतनी मेहनत से हार्ड अर्न कमाई लगा कर हमने अपने बच्चों को इतनी महंगी डिग्रीज दिलवा दी हैं, डिग्रीज इस वक्त जा राइट। और फिर भी हमारे बच्चे बेचारे मारे फिर रहे हैं। कोई बच्चा कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है और जॉब्स कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जिसने MBA किया और आप देख रहे हैं कि जी वो कॉल सेंटर में काम करे, या कोई IT एक्सपर्ट है तो वो आपको यांगो या उबर चलाता हुआ नजर आएगा। और यही रीज़न है कि वो बच्चे बहुत डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि हम अपने बच्चे को अनएम्प्लॉयेबल बना के निकाल रहे हैं, राइट। अब अनएम्प्लॉयेबल स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि हमारे बच्चे के पास डिग्री तो मौजूद है, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या प्रोफेशनल वर्किंग स्किल्स हमारे बच्चे के पास नहीं है। ठीक है, हाँ। जब हमारा बच्चा जाता है, सोसाइटी क्या डिमांड करती है कि भाई आपके मार्क्स कितने आए हैं या कौन कौन सी डिग्री है, लेकिन मार्केट क्या डिमांड करती है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, और आपके पास कैसे स्किल्स हैं कि आप हमें बेनिफिट दे सकें। सो ये रीजन है कि जब बच्चा मार्केट में आता है तो वो तैयार ही नहीं होता प्रैक्टिकली काम करने के लिए। सो हमें जब बच्चे को जॉब्स में निकालना है तो हमें ये सोच के निकालना है कि ये बच्चा क्या साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली इस तरीके से तैयार है कि ये काम कर सके, क्योंकि एक वो ब्रिजिंग होनी चाहिए ना हमारे बच्चे के एकेडेमिया से प्रैक्टिकल वर्किंग के बीच में। क्योंकि वो ब्रिजिंग नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल वैसी दो डिफरेंट चीजें हैं। जो थ्योरी में पढ़ाई जाती है वो प्रैक्टिकल वैसा नहीं होता, और जो प्रैक्टिकल होता है वो थ्योरी नहीं होती। आई थिंक दिस इज को रिलेशनशिप जो आजकल चल रहा है, जो कि मैंने भी देखा है। तो क्या करना चाहिए वालिदैन और बच्चे जो जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए की डिग्री उन्होंने दिलवा दी है, उसके बाद एक पेरेंट ये समझता है कि अब हमारा बच्चा, हमने जितना पैसा लगाया है, अब कुछ ना कुछ तो घर लेकर आएगा कि अपने पाँव पे खड़ा होगा या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा। बाप आखिरी दिन तक जो अपनी जमा पूंजी भी लगा देता है, मगर वही हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, गलत रास्ते अपना रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार है। हुमा, हाउ यू कैन एजुकेट द पेरेंट? अच्छा, अब जहाँ तक बात पेरेंट की आती है ना, तो वो मुझे आपने शायद एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। तो उसका एक डायलॉग बड़े मजे का था कि इंडिया, उन्होंने तो खैर इंडिया को कोट किया था, बट इंडिया पाकिस्तान समहाउ दे लिव टुगेदर फॉर सेंचुरीज। सो एक साइकोलॉजी दोनों मुल्क के लोगों की एक ही है कि यहाँ पे बच्चा 8 बजे अगर पैदा होता है तो 8:15 बजे वालिदैन डिसाइड कर चुके होते हैं
कि या ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। हाँ। अब पॉइंट ये आता है कि बदलते वक्त के साथ साथ मार्केट डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डॉक्टर्स चाहिए 50, हमारी डिमांड कितने डॉक्टर्स की है? 50, बट भेड़ चाल के अंदर हर माँ बाप कह रहे कि हाँ भी मेडिसिन बड़ा अच्छा पेशा है। एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूं आपको, आपने मार्केट में निकाल दिए 150 डॉक्टर, अब डिमांड ही 50 की है तो 50 ही इंडक्ट होगा। सो हम सर्टन फील्ड्स के अंदर डिमांड से बहुत ज्यादा लोग डाल रहे हैं। एक रीजन ये है। दूसरा एक रीजन क्या आता है कि बच्चे को वालिदैन और इंस्टीट्यूशंस पैरेलली फील्ड वर्क या प्रैक्टिकल बेस के ऊपर काम करना नहीं सिखाते। से अगर इंस्टीट्यूशन लैक कर रही है तो पेरेंट्स को बच्चे को प्रॉम्प्ट करना चाहिए अपने फाइनल ईयर्स के अंदर, वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, पेड या अनपेड, इवन अनपेड भी इंटर्नशिप्स करे। अब उससे क्या होगा कि वो लर्निंग या जो फ्लॉज या जो प्रॉब्लम्स उस बच्चे को प्रैक्टिकल फील्ड में जॉब में कल को आएंगे, वो अपने इवन अनपेड इंटर्नशिप पीरियड के बीच में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो जैसे कोई फाइनेंस में है, तो आप किसी बैंक में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अनपेड या इंटर्नशिप आप करवा सकते हो। और आपको वैसे जरूरी भी, हर डिग्री की रिक्वायरमेंट भी है कि आप इंटर्नशिप हर डिग्री की इन्वायरमेंट है। देखें, इंटर्नशिप्स ही इकलौता वो एक ब्रिज है जो बच्चे को तैयार करेगा। देखिए, हम जब वालिदैन जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे बेटे ने फला एग्जाम को एस किया, उसके ग्रेड्स इतने आउटस्टैंडिंग थे, उसने 2.8 या 2.9 CGPA लिया। ऐसे ही है। मार्केट क्या मांगती है? मार्केट मांगती है कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वर्क एथिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अब जब ये चीजें हम अपने बच्चे को सिखा के भेजते ही नहीं है, मार्केट सिलेबस नहीं मांग रही। 2.7 या 2.8 GP डज नॉट मैटर एट ऑल। उसके लिए देखें आपको हम, और रीजन क्या है? हमारे कैरिकुलम में प्रॉब्लम है। यू थिंक सो? हम ऑब्सोलीट पढ़ा रहे हैं या हमारा जो कैरिकुलम है वो अपडेटेड नहीं है? अच्छा, टू सर्टेन एक्सटेंट करिकुलम में बेहतरी आ रही है, बट देन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कमी है। जो असातिज़ा आपको पढ़ा रहे हैं वो तो खुद प्रैक्टिकल नहीं काम कर रहे, तो वो क्या आपको पढ़ाएंगे? देखें, यही तो रीजन है। मैंने आपसे क्या बात की है कि जो बच्चा थ्योरी ही करता हुआ आ रहा है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके कब काम करेंगे? जब आप उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में होंगे। ऐसे ही है ना? ठीक है। थ्योरी में आप बच्चे को रटवा रहे हैं, अब जब आप उसको रटवा रहे हैं तो आप उससे दो चीजें छीन रहे हैं। एक, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग। बच्चा यहां से कुछ नहीं सोच रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि जो मुझे रटाया सिखाया गया है मैंने उसी को अप्लाई करना है। जब वो जो से आपने जैसे चाय बनानी आपने वालिदैन से सीखी, आपने एग्जैक्ट वैसे बना दी। सो वर्क एथिक्स वो नहीं है, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग भी गाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास बहुत सी चॉइसेस अब मौजूद हैं। रॉट मेमोराइजेशन का जो सिलेबस जो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ गई है, बच्चे IB की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि IB इज अ बेटर ऑप्शन फॉर किड्स? It is indeed, but then point is this कि अगर आप परसेंटेज निकालते हैं IB की, तो कितने परसेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि IB करें? देखिए मेरी बात सुने, दो आपके पाकिस्तान में दो स्टैंडर्ड्स हैं, या आपका गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आप आते हैं तो क्या रोना है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, गवर्नमेंट सेक्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। से आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको स्मार्ट बोर्ड्स के साथ बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में
ये फैसिलिटी भी नहीं है बहुत ज्यादा। और जब आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो एक्सेसिबिलिटी इतनी आउट ऑफ रीच है पेरेंट्स के लिए, इट गेट्स सो एक्सपेंसिव दैट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एक अनएम्प्लॉयबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो इंक्रीज इसलिए है कि वो लॉट जहां पे आप आईबी का रेफरेंस दे रहे हो वो मैक्सिमम कितने परसेंट होगी, 10 to 15%। पाकिस्तान 15% बच्चों पे, और उन 15% में भी मोर देन 7% या 8% बच्चा वो है जो ब्रेन ड्रेन कर चुका है। तो फिर आपके पास जो लॉट बचती है वो अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयबल बच्चों की बचती है। ठीक है। अच्छा, करियर काउंसलिंग की जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है। समझ नहीं आती कि अपने बच्चों को हम किस करियर में डालें या क्या उनको करवाएं। चीज़ें तो बहुत सी आ रही हैं, हर कुछ सालों के बाद टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ें आती जा रही हैं, मगर एक सेफ प्रोफेशन क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, एक लड़की के लिए सेफ प्रोफेशन क्या है और एक लड़के के लिए सेफ प्रोफेशन क्या है, और दे कैन बी एन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल? देखें, ग्लोबली आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नॉश एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आज भी अनफॉर्चुनेटली जो सेफ ऑप्शंस मानी जाती हैं वो या तो डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है, या फिर कहते हैं कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाए। जो पेरेंट्स थोड़े से एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले आते भी हैं, आगे सिविल सर्वेंट बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, आपकी नौकरी तो पक्की है ना, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपने गवर्नमेंट, देखिए मैंने जब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रेफर किया है, ठीक है, तो उसमें सिविल सर्विसेज भी आती हैं आपकी, उसमें टू सर्टेन एक्सटेंट आपकी जो मिलिट्री है वो भी आती है। दे आर ऑल समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सो वो एक सेफ ऑप्शन है कि हाँ जी, एक तो नौकरी पक्की है, घर मिल जाएगा, और घर भी मिल जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद की पेंशन पक्की है, मुलाजिम भी मिल जाएंगे, और देन ये पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन भी है, ठीक है। सो आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारा एक तबका जो है वो यही चीजें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जॉब सेफ्टी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब जॉब सिक्योरिटी कहां से आती है? उस फियर से कि मेरे पास जो है वो कहीं छूट ना जाए। वो फियर कब आता है? जब आपको पता होता है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास आपके स्किल की कमी है, और अनएम्प्लॉयमेंट जिस रेशो पे जा रही है, तो मुझे पता है कि अगर आज मुझे यहां से निकालेंगे तो इसी एक जॉब के लिए 10 लोग और तैयार बैठे होंगे। देखें, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल और नेशनल निकालती हूं तो आज मैं आते हुए जब न्यूज़ पढ़ रही थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स निकाले हुए थे कि मोर देन 60% जो आपकी पाकिस्तान के अंदर लॉट है यूथ की, ठीक है, वो बिलो 30 है, और उस 60% में 51% गर्ल्स अनएम्प्लॉयड है और 31% बॉयज अनएम्प्लॉयड है। That's a huge ratio. और मैं कोई बहुत दूर का नहीं निकाल रही, मैं रिफर कर रही हूँ आपको कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक वो मीडियम है जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है पाकिस्तान की तरफ से। Whereas अगर मैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स निकालती हूँ, ठीक है, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं 2025 तक के हमारे पास, वो 21.6% ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो चल रही है। तो सोचें कि 60% बच्चों में आधे बच्चे तो हमारे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? क्योंकि वो इस काबिल नहीं है अभी कि वो उन जॉब्स के लिए सूटेबल हों, उनके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा हुमा, ऐसा भी देखा है कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो अपने स्किल के मुताबिक सैलरीज कम लेके जॉब कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी जॉब उनसे ले ली ना जाए, उनसे भी कोई कम पैसों में उनकी जगह ना ले ले। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है जिससे बहुत से बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर वतन छोड़कर जाना चाहते हैं और कहते हैं इससे बेहतर है हम बाहर से कमा के रेमिटेंस भेज दें। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये वाला जो इशू आपने बात की, हमने बड़ी अच्छी बात की है कि इवन पाकिस्तान के बाहर भी जो हमारे बड़े टॉप नॉच फर्टाइल ब्रेन्स जाते हैं ना,
वो कहते हैं फर्ज किया कि जी अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सपोज 5,000 यूरोस की, ठीक है, तो वो 5,000 अगर हमारी डिमांड होती है जो हमारे लिए हमारे काम के और नॉलेज के एतबार से वेल डिजर्विंग है, तो उसके लिए बांग्लादेश से लॉट, फिलीपीन से और मल्टीपल स्टेट से इंडिया की, कहते हैं वो काम जो डिजर्व करता है 5,000 यूरोस के ऊपर भी, वहां पे वो 3-3 हज़ार के ऊपर काम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो और वो शेयरिंग में हमसे रह ज्यादा लेंगे, वेल स्किल्ड है। हाँ शेयरिंग में भी ठीक ले है। लेंगे, कम खर्च लेंगे और पीछे भी भेज देंगे। और टू सर्टेन एक्सटेंट यही चीज अप्लाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, आपको आपके प्राइमरी जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको चलाना ही आपके लिए इतना मुश्किल हो चुका है। वो मुझे याद आता है नारा भुट्टो साहब के दौर का, रोटी कपड़ा और मकान। So, आजकल हर बंदा उसी नारे पे लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम हालांकि अब हम डिबेट तो करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग के हाँ भाई जिंदगी रोटी कपड़ा और मकान से बहुत जी आगे जी है। जी जी। लेकिन जब यही प्राइमरी नीड्स हमारी मुकम्मल हो ही नहीं पा रही, तो हम उसके बाद उससे आगे कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है हुमा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शोइंग पीपल द राइट पाथ। तो हमारे साथ मौजूद थी हुमा पराचा, एजुकेशनल ट्रेनर है, जिन्होंने बताया है कि आपके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पढ़ तो ले हैं, डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, मगर वो अनएम्प्लॉयबल इसलिए क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जॉब मार्केट को मीट कर सके। तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, मगर आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में मजीद बच्चों को नरिश कर सकें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक वक्त था जब हम कोई चीज़ सर्च करते थे तो हम सर्च इंजन्स पे जाते थे, जैसे गूगल है, मगर बदलते वक्त के साथ साथ ये ट्रेंड भी चेंज हो गया, क्योंकि अब हम हर चीज़ जो है वो टिकटॉक से पूछते हैं कि आज हमने क्या पकाना है, हम कैसे लग रहे हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा फैशन चल रहा है, और बहुत हो जाए तो हम लोग आपस में बातें भी शुरू कर देते हैं, और ये भी एंटरटेनमेंट की बजाय जो है सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो बात ये करते हैं कि वीडियोज़, आवाज़, चेहरे के असल तजर्बात पर मबनी जो ये नया सर्च प्लेटफॉर्म है, लोगों के एतमाद को अपनी तरफ खींच रहा है। अब सिर्फ लोग मालूमात नहीं चाहते, बल्कि कहते हैं ना कि हकीकी तजर्बात भी जो है वो देखना चाहते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें तब्दीली कैसे आ रही है, और ये टिकटॉक जो है ये सर्च इंजन के तौर पर कैसे जाना चाह रहा है। तो हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ कंटेंट टिकटॉक के हैं उमैस नवीद, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ वीडियो लिंक पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमैस आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा उमैस, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले जो टिकटॉक था सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, कोई हमने गाना सर्च करना होता था या कोई ना कोई मजेदार किस्म की वीडियो देखनी थी तो हम जल्दी से टिकटॉक ओपन करते थे, और मगर अब ये सर्च इंजन बन गया है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जहाँ तक सर्च की बात है, तो आज जो हम देख रहे हैं दिस ट्रेंड टुवर्ड्स सर्च, ये एक बड़ा ही नेचुरल शिफ्ट है लोगों का, बिकॉज अगर आप देखें हम लोग बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव एज ए नेशन नहीं, एज ए ग्लोबल नेशन हो चुके हैं। तो जो है, अब हम ज्यादातर लोगों को इतना शौक नहीं है कि कीवर्ड्स टाइप करके लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ना। उनको ज्यादा शौक है कि इंक्रीजिंगली जो है अपने जो सवाल उन्होंने पूछे वो वीडियो फॉर्मेट में उनको उनके जवाब मिले। दैट्स वाई आप ये देखेंगे कि सर्च जो है अब वो ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है टिकटॉक के ऊपर। वहां पे बहुत ही प्रैक्टिकल सर्चेस, जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि खाने बनाने के तरीके, मैं पढ़ाई किस तरह बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई ट्रिप प्लान करना हो, कोई एवरीडे डिसीजन करना हो, डू इट योरसेल्फ वीडियोस हो जाए। सो यहाँ तक कि आपके जो आजकल ड्रामास अगर चल रहे हैं, तो ड्रामा में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इस लिहाज से आप कहें तो सर्च ऑन टिकटॉक बहुत ही रेलेवेंट बन गया था, ताकि हम शेयर भी कर सकें कि किस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर सर्च की जा रही हैं। हमें क्रिकेट का क्रेज पता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कि क्रिकेट मतलब कि स्पोर्ट्स में क्या सर्च किया जा रहा है, खाने में क्या सर्च किया जा रहा है, शहरों में क्या सर्च किया जा रहा है,
और इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि इसके साथ हमारे ऊपर थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ प्लेटफॉर्म आ जाती है कि जब सेंसिटिव टॉपिक्स की डिस्कशन हो तो वहां पे हम लोग अपनी सर्च इंटरवेंशंस को भी अच्छा उमैस, देयर इज अ डिप्लॉय वेरी करते हैं इंपॉर्टेंट ताकि क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि या टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस जो थी वही लोग पढ़ सकते थे जो कि पढ़े लिखे थे। ऑब्वियसली हर बंदा पढ़ नहीं बिल्कुल सकता, यू नो, अगर इफ यू टॉक अबाउट द मैसेज। लेकिन जब से टिकटॉक आया है तो वो तबका जो कि पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक्टिव हो गया है। उसमें भी हम हीरोज ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगर्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हमें हमारे मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोग वहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ही ऐसे है। तो क्या इट ये बिकम्स पॉजिटिव इजियर। चीज देखें है या ये नेगेटिव चीज है? देखें बहुत पॉजिटिव चीज है बिकॉज इट्स कोई भी जैसे टिकटॉक है कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को एक स्पेस देता है जहां पे वो अपना टैलेंट हो, कोई चीज वो शेयर करना चाहे, कोई तरकीब शेयर करना चाहे, वो ओपनली शेयर कर सकते हैं। और इससे हमें ये नजर आता है कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट अवेलेबल है, बी दैट सिंगर हो, बी दैट कोई कोई बेसिकली देहातों से लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे टिकटॉक की जो हम लोग को जो एक सोर्स ऑफ प्राइड भी है, इट हैज बीन एबल टू सीप इनटू द masses। हम्म। वहां पे लोगों को एंटरटेनमेंट के अलावा नॉलेज भी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो लोग उसको यूटिलाइज करके सीख भी रहे हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में अवेयरनेस भी फैल रही है बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। सो आई थिंक उस लिहाज से बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा उमैस, ये भी मुझे बताएगा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया देखने के लिए जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, बिकॉज यू आर हेड ऑफ कंटेंट। तो काफी हमने देखा कि अकाउंट्स पिछले दिनों ब्लॉक भी किए गए हैं, मगर क्राइटेरिया क्या है कंटेंट जनरेशन का कि ये कंटेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या ये जो कंटेंट है ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी? देखिए, जो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो आपके लोकल लॉ की बेस के ऊपर और बुनियाद के साथ चलती है। तो जहां तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास है कंटेंट क्रिएट करने का। हम डेफिनेटली, जिस तरह की मैं पहले इनिशियली डिस्कस कर रहा था, हमारे बहुत सर्च इंटरवेंशन टूल्स हैं जिसके अंदर किसी भी सेंसिटिव टॉपिक को रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो वहां पे हमारे प्लेटफॉर्म के सर्टेन पॉइंट्स पे ट्रिगर्स हैं जहां पे वी मेक श्योर कि रेलेवेंट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक मिले। बी दैट अ पॉइंट जब कोविड था, बी दैट अ पॉइंट जब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स आए थे, तो वो रेलेवेंट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारी एज अ प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिकॉज हमारे पास इतने लोग आके बैठते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर डेफिनेटली शेयर करते हैं। बाकी एज आई सेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होंगे विच आर एज्ड इन आवर लोकल लॉ, तो फिर वो कंटेंट प्लेटफॉर्म से उतर रिमूव कर जाएगा। दिए जाएंगे। अच्छा ये भी बताइए वेरी कि सिंपल। पाकिस्तान में जो है टिकटॉक कब मोनेटाइज हो रहा है? देखिए, ये कॉन्वर्सेशन जब होगा तब सबको बता देंगे। अभी के लिए जो बेसिक जवाब है वो यही है कि अभी मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा तो बीइंग अ हेड, यू नो, इतने लाखों यूजर्स हैं, इतना रेवेन्यू आता है, तो आई थिंक कि मोनेटाइजेशन हो जानी चाहिए। आई हैव माई ओन अकाउंट एज वेल। तो जो लोग बाहर की सिम्स डालते हैं या इंटरनेशनल सिम्स यूज़ करते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान में जो है टिकटॉक को मोनेटाइज कर दिया जाए? इससे तो रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा है, इट्स एन इकोनॉमी बूस्टिंग एज वेल। देखिए, इकोनॉमी डेफिनेटली बूस्ट कर रही है। जो हमारा क्रिएटर इकोसिस्टम है, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के टिकटॉक से निकले हैं। पेंडोल है, जन्नत मिर्जा है, बहुत सारे सिंगर्स है जो निकले हैं। सो हर किसी को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से, ये नहीं कहूंगा कि 100% वहीं से मिला है, बट उसकी बुनियाद वहीं से खड़ी हुई है। सो अगर आप मोनेटाइजेशन के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, हर चीज की एक बेस होती है। सो वी वर्किंग ऑन अ बेसिस, वी आर अ वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इन कंपैरिजन बाकी प्लेटफॉर्म्स को मद्देनजर रखें तो हम बहुत छोटे हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी बुनियादें बेस बाय बेस खड़ी करें, और कल को वक्त आएगा तो जरूर मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आएगी, लेकिन एज ए सेड अभी एग्जिस्ट नहीं करती।
ठीक है। अच्छा, ब्रांड्स के लिए जो है नया सर्च एक तरह इंजन है, किस तरीके से एक मौका बन रहा है? बहुत से ब्रांड्स जो हैं, ब्रांडिंग जो है वो टिकटॉक पे हो रही है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे उस तरह नजर नहीं आ रही। तो व्हाट डू यू थिंक, टिकटॉक इज ए न्यू प्लेटफॉर्म टू गेट द ऑडियंस? देखिए, टिकटॉक को पाकिस्तान में आए हुए कुछ अर्सा हो गया, 4 से 5 साल, आई वुड से। व्हाट वी आर लुकिंग एट इज मोर स्टेबिलिटी इन द रीजन। और ब्रांड्स के लिए ये आसानी है कि वी हैव अ बिग ऑडियंस टू केटर टू। तो क्योंकि टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बनाना बहुत आसान बन गया है, सो ब्रांड्स के लिए इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना भी उतना ही आसान हो गया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीच है, जो कि टिकटॉक प्रोवाइड करता है अपनी ऑडियंसेस को, वो हमारे मुल्क में सराहा गया है। इसीलिए वी सी कि हमारी ऑडियंस बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। सो वो एक पॉजिटिव साइन भी है, और वो ब्रांड्स को आसानी भी लगती है क्योंकि उनका मैसेज डिसेमिनेट बेहतर तरीके से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे मैं ये भी बताइएगा कि थोड़ा सा हम बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से। मीडिया की काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसइंफॉर्मेशन करके वहाँ दी जाती है, तो सोर्स देखा जाता है क्या ये रिलायबल सोर्स है या नहीं रिलायबल सोर्स है। तो टिकटॉक जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी कैसे ले रहा है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस तक ना फैलाई जाए? देखिए, हमारे जैसे कि मैं इनिशियली डिस्कस कर रहा था, हमारे सर्च इंटरवेंशन टूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टीम्स हैं जो कि इन सिग्नल्स को मॉनिटर कर रही होती हैं। तो कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन जो रिलीजियसली, इमोशनली थोड़ी सी चार्ज्ड हो, सो उन ट्रेंड्स को बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, इंक्लूडिंग एनीथिंग सच एज, मैंने पहले जिक्र किया, फ्लड्स हुए पाकिस्तान के अंदर, कोविड आया, एक तरह से इलेक्शन वाला टाइम आया। तो हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये इमोशनली चार्ज कॉन्वर्सेशंस हैं, तो हमारी इंटरनल टीम्स और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि प्राइमरीली ये सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करती हैं। उसकी बेस के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इंटरवेंशन टूल्स के थ्रू लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। सो व्हाट वी डू फ्रॉम आवर एंड इज कि हम लोग एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडियंसेस को, और उनको गाइड करते हैं ऑन दैट। बाकी एज आई सेड इनिशियली एज वेल कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, तो दे यूज द प्लेटफॉर्म टू देयर लेवल बेस्ट। बट वी डू प्रोवाइड जो कि कहते हैं सेफ्टी फीचर्स एज सच कि सेंसिटिव टॉपिक को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके, और हमारी जो ऑडियंसेस हैं वहां तक वेरीफाइबल और वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है। अच्छा, वैसे भी बताएगा कि जो यूथ को आप क्या समझते हैं, कैसा कंटेंट उनको जनरेट करना चाहिए ताकि फ़ायदा भी हो? देखिए, यूथ तो आई थिंक हमारी यूथ बहुत स्मार्ट है, और लोग प्लेटफॉर्म का बहुत बेहतरीन यूज कर रहे हैं। अगर हम उसी के अंदर एक बात करें तो स्टेम फीड हमने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की थी, विच इज शॉर्ट फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट व्यूड इन द वर्ल्ड आता है जब स्टेम फीड की बात होती है। सो पाकिस्तान में सिर्फ एक टाइप का कंटेंट नहीं है, जिसकी जो महारत है वो उस हिसाब से कंटेंट बनाए, बी दैट एंटरटेनमेंट, बी दैट स्पोर्ट्स, वो ट्रैवल भी हो सकता है, वो खाने पकाने वाली चीज भी हो सकती है, वो मूवी टीवी के रिव्यूज हो सकते हैं। सो कंटेंट की कोई वो उस तरह नहीं है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कंटेंट एनीवेयर। आप किसी भी टॉपिक को लेके, रेलेवेंट टॉपिक को लेके कॉन्वर्सेशन अगर टिकटॉक के ऊपर सर्च करते हैं यूजिंग द राइट कीवर्ड्स, आपको वो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मुझे बता दें कि वीडियो बेस्ड सर्च के ऊपर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं जिससे बचना चाहिए? देखिए, वीडियो बेस्ड सर्च के ऊपर ये है, हम उस दौर में हैं जहाँ पे एआई बहुत ही एक रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन बन गई है। तो एक चीज कॉन्वर्सेशन बार बार आती है, रेलेवेंट कहते हैं सवाल पूछना, या एक्यूरेट तरीके से सवाल पूछना। सो मूविंग फॉरवर्ड जो की है, आई थिंक एज हम लोगों ने जिस वजह से सर्च ऑन टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर अनाउंस करके लॉन्च भी किया था, वो इसी वजह से ये किया था कि लोगों को बता सके कि रेलेवेंट सवाल पूछेंगे तो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप आधा सवाल पूछेंगे तो आपको
आधा ही जवाब मिलेगा या वो बहुत बात डाइग्रेस कर जाएगी। सो कॉन्वर्सेशन, अगर आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अगर आप सवाल सही पूछेंगे, सो यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, वो बहुत एसेंशियल हो जाता है सर्च के अंदर। उस जितना बेहतर सवाल पूछेंगे और जितने अच्छे तरीके से सवाल पूछेंगे, उतना ही बेहतर आपको जवाब या कंटेंट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अहेड, यू आर लुकिंग एवरीथिंग ऑन योर एंड, और आप देख चाहते हैं कि ज़ाहिर है बीइंग यू नो ऑन द हेड ऑफ द टिकटॉक, कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी कहाँ रैंक करें और क्या मज़ीद आप चाहते हैं कि वो बनाएं? देखिए, मेरा, अगर कोई सुन रहा है, मेरा मैसेज बड़ा सिंपल होगा। वी आर एन अमेजिंग नेशन। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, बट मैं जब पूरी दुनिया से कंटेंट आता हुआ देखता हूँ तो मैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखता हूँ। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने कंटेंट को दुनिया तक एक्सपोर्ट करें, दुनिया को अपना कंटेंट दिखाएं, बिकॉज हमारी जो एक कंपटीशन है, जिसको मैं कहूँगा हेल्दी कंपटीशन है, वो हमें दुनिया के साथ करना है, पाकिस्तान में आपस में किसी के साथ नहीं करना। So we should be fighting, or we should be competing against the best in the world, because हमारे पास वो content exist करता है, हमारे पास वो potential exist करता है। इसलिए अपने कंटेंट को जितना ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं, हमारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए, आपके पास पूरा पोटेंशियल है टू बिकम द बिगेस्ट स्टार्स इन दिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच उमैस नवीद, हेड ऑफ कंटेंट टिकटॉक, हमारे साथ मौजूद थे। कि थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी निशानदेही करें और लोगों को आगाह करें कि जो लोग टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बनाते हैं तो उनको कंटेंट इस तरह बनाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया की तवज्जो का वो मरकज़ बन सकें। और बहुत से स्टार्स आपने देखा है टिकटॉक से ही आगे आए हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि वल्गैरिटी को प्रोवोक कर रही हैं, जो कि वायलेंट चीज़ें हैं, जैसे यूज़ ऑफ गन्स हैं, पब्लिकली आप वायलेंट चीज़ें कर रहे हैं, या पब्लिकली आप हरास कर रहे हैं किसी ख़वातीन के हवाले से, इन चीज़ों को जो हो आप अवॉइड करें, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि आपके टिकटॉक अकाउंट जो है उसके अलावा जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर आप लोग माफ़िया मांग रहे होते हैं कि हमारा टिकटॉक अकाउंट खोल दें, तो माफ़िया मांगने से बेहतर है कंटेंट ही वो बनाएं जो कि लोगों के लिए यूज़फुल हो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। दुनिया आज बेहद गैर मुस्तहकम और बदलती हुई लग रही है। आपने देखा है जिस तरह के जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुल्कों जो है लड़ाइयों के गलबे हैं और फ़ौजें जो हैं वो तैनात हो चुकी हुई हैं, और मशरिक़ वस्ता की हालात भी आपने देखे हैं, एक दूसरे को थ्रेट्स कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि ये सारा असले का सारा दौर है, एक दूसरों से असला ख़रीद रहे हैं, मगर किसी ने सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं ये 2026 में जो है तीसरी जो आलमी जंग की तरफ तो नहीं धकेला जा रहा, या लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुसलसल जो है इस पर बात करें कि 2026 में कोई ख़तरनाक चीज़ें तो नहीं सामने आने वाली, या ख़तरनाक साल तो नहीं साबित होगा। तो हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे कि माहिर फल्कियात क्या कहते हैं, इल्म नजूम इसके बारे में क्या कहता है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो हैं वो मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजीम शेख साहब जो हैं आज हमारे शो का हिस्सा हैं। हमने आज उनको मदऊ किया स्पेशली आप लोगों के इन सवालात का जवाब देने के लिए कि क्या होने जा रहा है। 2026 जो है कहते हैं हम इतनी खुशी के साथ हमने इस साल का आगाज़ किया है, मगर जो हमारी खुशी है वो गम में ना बदल जाए, तो हमने सोचा कि आज हम इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अजीम शेख साहब, मैंने आपके साथ पहले भी शोज़ किए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि बात आप बहुत कम करते हैं मगर बहुत माशाल्लाह अच्छी करते हैं। तो ये मुझे बताएं 2026 जो है वो कैसा साल साबित होने वाला है? क्या ये जो तीसरी जंग अजीम है ये होगी? अच्छा नहीं, सबसे पहले अगर देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कंट्रीज़ का और पाकिस्तान का अगर जायज़ा लिया जाए तो तीसरी जंग अजीम होने के चांसेस अभी कोई नहीं है 2-3 साल 4 साल तक। ये जो वॉरफेयर चल रही हैं, वॉर्स के सारे बन रहे हैं, एक दूसरे को थ्रेट्स की जा रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का रोल डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट फेजेस में बड़ा चेंज होगा।
यूएस की तरफ अगर देखा जाए, यूएस अगर बाकी किसी मुल्क पे पाबंदियां लगाता है, उनके टैरिफ बढ़ाता है, बाकी चीज़ें करता है, उसका नुकसान यूएसए की अपनी इकोनॉमी को होगा, अच्छा, अपनी सारी चीज़ों को होगा। ट्रंप इस वक्त जो कर रहे हैं, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान यूएसए को होगा। डोनाल्ड ट्रंप को तो हर जगह तेल ही नजर आ रहा है या वो रजीम के नाम पे तेल लेना चाहते हैं और बात करते हैं रजीम की। आपको क्या लगता है कि वो तेल उठा लेंगे ईरान से भी और वेनेजुएला से भी? अच्छा नहीं, अगली जो जंग है ना, वो सारी टेक की है, वो टेक्नोलॉजी की सारी जंग है, एआई की सारी जंग है। बिना नहीं ख्याल के इतनी ज़्यादा फिजिकल जंगें होने के चांसेस हैं। और जहाँ तक बात रही तेल की या तेल डिस्कवर करने की या उसको ग्रैब करने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा कामयाबी यूएसए को होगी। यूएसए मज़ीद डीफेम होगा, यूएसए को प्रॉब्लम्स रहेंगी पॉलिटिकली भी और सोशली भी। ख़ास तौर पे हम, क्योंकि यूएसए सुपर पावर गिनी जाती है, चाइना सुपर पावर्स की गेम में आता है, रेंज में आता है, तो यूएसए को अपने मुल्क से, अपनी आवाम से मुखालफत का सामना होगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि जहाँ पे किसी एक सिविलियन की वजह से या किसी एक छोटे डिपार्टमेंट की वजह से पूरे मुल्क में हंगामे, फसाद और ये सारी चीज़ें यूएसए में होंगी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। और जो वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं बाकी मुल्कों पे, उसकी वजह से बाकी मुल्कों को चांस मिलेगा कि उनके खिलाफ हों और उनके खिलाफ एक होके या कोई ऐसा अलग सिनेरियो बना ले, अपना ग्रुप बना ले। उसकी वजह से यूएसए को प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। तो इसका मतलब है कि जंग नहीं होगी, या ये साइबर वॉर हो सकती है, साइबर वॉर हो सकती है, टेक वॉर हो सकती है, एआई की वॉर होगी, एआई की वॉर हो सकती है, लेकिन फिजिकल वॉर इतनी ज्यादा, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। न्यूक्लियर वॉर का बिल्कुल चांस कोई नहीं है, दूर दूर तक। बस दूर दूर से डरा रहे हैं, सिर्फ डरा रहे हैं, और डराने के पीछे जो उनके अपने मकासद है, और वो भी मकासद हल नहीं होंगे, वो उनको पा नहीं सकेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सियारों की पोजीशन क्या कहती है कि एक दूसरे के साथ कौन सा मुल्क ताल्लुकात रखेगा और कौन से मुल्क में मसाइल होंगे, अगर हम मशरिक़ वुस्ता की बात करते हैं? अच्छा, इसमें बड़ी 2024 और 25 ख़ास तौर पे कि इसराइल की तरफ से जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और बाकी सारी चीज़ों पे किया गया, इसमें बड़ी रैपिड चेंज आएगी। जैसे ही फरवरी और मार्च स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके बहुत रैपिड चेंज आएगी। मुसलमान ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगी इस 10 फरवरी के बाद से। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी और इसराइल को बिल्कुल बैकफुट पे जाना पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसराइल के ऊपर भी अटैक्स हो सकते हैं। अच्छा, और बड़े सुईर अटैक हो सकते हैं। उसी की वजह से इसराइल कौन करेगा, किसकी हिम्मत अटैक करने की? मुसलमान मुल्क कोई भी हो सकता है, ये ईरान ही होगा, ईरान भी हो सकता है। सऊदीया बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा इसराइल के खिलाफ। सऊदीया अटैक नहीं कर सकता, सऊदीया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त इसराइलियों की है। अच्छा नहीं, सऊदीया ये करेगा कि सऊदीया पॉलिटिकली और बाकी सारी चीज़ों को, डिप्लोमेसी से चीज़ों को हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सऊदीयंस इस वक्त बड़े उस स्टैंड पे हैं कि जहाँ पे आके वो चीज़ों को रिजॉल्व करने की पोजीशन में है, ना कि वो जंग करें या कोई अटैक करें या ऐसी कोई चीज़ करें। लेकिन वो ट्रंप जिन्हें जैसे कहा 2025 में कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, तो अब सऊदीया का गल्फ़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जंगें रुकवाने पे, इसराइल की बाकी सारी चीज़ों को रोकने में, अमेरिका को ख़ास तौर पर एक पैगाम देने में कि मुसलमान ममालिक के ऊपर हमला ना किया जाए या ऐसा ना किया जाए। मुझे पता है 2026 सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इत्तेहादी बनेंगे एक दूसरे के। अच्छा, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता चलूँ। मुसलमान ममालिक इत्तेहादी तो बनेंगे, पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? पॉलिटिकली हम जिस भी पार्टी को सपोर्ट करें, हमारा एस्ट्रोलॉजी का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, सबसे पहली बात है। हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस और जुडिशरी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगी, जैसे कि अप्रैल मई 2025 के बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का इमेज बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ, पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हुआ पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। इसी तरह इस साल में 2026 में आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और मैंने पहले भी एक जगह पे जिक्र किया है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों का तारा बन जाएगा।
अच्छा, यूएस को भी 2026 2026 पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का साल है। चीज़ें शफल ज़रूर होंगी, बेहतर ज़रूर होंगी और तमाम पार्टीज़ एक स्टैंड पे, एक पेज पे आ जाएंगी पाकिस्तान की पाकिस्तान खातिर। का हाकिम सितारा क्या है? लियो, अच्छा, और जुपिटर लियो में आ रहा ठीक है और है। वहाँ पे मार्स भी बैठा है, वीनस भी बैठा है, सैटर्न भी वहाँ पे ही है, मरकरी भी वहाँ पे ही है। पाकिस्तान में इतनी रैपिड चेंजेस आएंगी, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में आएंगी, कोलैबोरेशंस पाकिस्तान में आएंगी और अमेरिका, सऊदीया, चाइना, ईरान सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे कि यार हमारा मसला हल करो और आप हमारे लिए पाकिस्तान एक काम साल करें। सी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान एक सालसी किरदार अदा करेगा और उसमें बार बार कह रहा हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है, इनका और आर्म फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये अमेरिका जो है ये ईरान की तरफ रुख करेगा इस साल? नहीं, ईरान स्टैंड लेगा, ईरान के साथ बाकी मुस्लिम कंट्रीज स्टैंड लेंगी और यूएस अपना स्टैंड, अपना स्टांस चेंज कर लेगा, बैकफुट पे चला जाएगा। बिल्कुल बैकफुट पे जाएगा। ट्रम्प को अपने अगले इलेक्शंस का फिक्र होगी, वो स्टांस चेंज करेगा, वो कहेगा हम बड़ी नरमी करना चाहते हैं, हम सुलहजोई करना चाहते हैं, हम जंगे रुकवाना चाहते हैं, हम खुद कुछ नहीं करना। ऐसी सारी बातें आपको ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में यूएसए की तरफ से सुनने को मिलेंगी। हाँ, जहाँ तक यूएसए की अपनी फाइनेंशियल कंसर्न इकोनॉमी का है, वहाँ भी उनके जब क्राइसिस आएंगे तो हो सकता है कि वो वीज़ाज कैंसिल हो, बाकी मुल्कों को वीज़ाज ना दें, जो वहाँ पे पुराने रह रहे हैं उनको वहाँ से डिपोर्ट करें, उनको डिपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें करेंगे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये बताया कि सोशली और अवाम की तरफ से, यूएस की अवाम की तरफ से कोई ना कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुजाहरे, एहतजाज, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी जिसका डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस मुल्क या खित्ते में 2026 की बात करें तो सियासी या फौजी बहरान के ज़्यादा इम्कानात हैं? अच्छा, इसमें 2-3 मुल्क जो है हमने, क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी करके देखी और सारा कुछ देखा, उसमें मुझे 2-3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। इस वक्त टर्की बड़ा राइज पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टर्की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस में और बाकी सारी चीज़ों में इसको भी यूएस की तरफ से कोई ना मज़ीद कोई पाबंदियां ऐसा लगेंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी तो जिसकी वैसे वजह तो से सैंक्शन टर्की लगी हुई हैं। और ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, लेबनान वाली साइड पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, यहाँ पे ताइवान और मलेशिया का जिक्र कहीं नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगले आने वाले अप्रैल, मई, जून, मार्च से ये फेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाके ताइवान और मलेशिया, इन कंट्रीज़ को, हालांकि ये लाइमलाइट में कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वॉरफेयर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई डिज़ास्टर, कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे उनकी इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ों को नुकसान हो सकता अब है। डिजास्टर की बात की है, ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे बताइए 2026 जो है इसमें बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। बहुत सारे आएंगे। अच्छा, कौन कौन से डिजास्टर्स हैं? अच्छा, इसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए और बाकी मुल्कों की बात की जाए, पाकिस्तान में हमेशा से मसला रहा है फ्लड का। इस दफ़ा चांस ज़रूर होगा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी फ्लड की वजह से। दूसरे मुल्कों की बात की जाए और यूएस की, और जैसे मैंने ताइवान और लबनान और टर्की इनका बताया, अर्थक्वेक्स इस साल में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ह्यूज लेवल पे डिज़ास्टर्स और कोई ऐसी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, नुकसानात हो सकते हैं, उससे हम बच तो नहीं सकते। गॉड इफेक्ट जो है वो तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन इन एरियाज़ में ज़्यादा इफेक्ट होगा और प्रॉब्लम्स आएंगी। उसी की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन मुल्कों की वो ख़राब होंगी, उनके अपने मामलात ख़राब होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा करनी पड़ेगी इन मुल्कों को। अच्छा, मुझे बताएं कि 2 ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एक तो है चाइना, रशिया, ईरान, दूसरी तरफ आ रहा है इंडिया, यूएस और इजराइल। इन 2 ब्लॉक्स की जो लड़ाई है वो आपको देखने में आ रही है कि ये जो ब्लॉक्स अभी आपने देखा है, जिस तरह रशिया का जो जहाज़ है वो अमेरिका ने सीज किया है कैरेबियन के ऊपर, तो आपको लगता है ये 2 ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ तसादम होगा, कोई ना कोई जंग होगी, चाहे वो कलम की हो, चाहे वो ज़बान की हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, टेक की हो या एआई की हो? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी इक़दाम होंगे, ये जितने भी इस तरह की बातें होंगी, वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। को इतना ज़्यादा ऑन ग्राउंड कोई वॉर होने के चांसेस, फिजिकल वॉर होने के चांसेस कोई नहीं है। वही टेक की वॉर होगी, करेंसी डिवैल्यूएशन की वॉर होगी, गोल्ड की वॉर होगी, ऑयल को अभी पसे पुश्त रखा जाएगा, बैकग्राउंड पे रहेगा कि जी ऑयल की वजह से नहीं, और बहुत से ऐसे रीजंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसकी वजह से होगी।
बात है इंडिया की। इंडिया और पाकिस्तान की जितनी जंगें हो चुकी, लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने उनको जिस तरह का जवाब दिया, अब इंडिया गलती भी नहीं करेगा, ख़ासतौर पे मोदी, कि पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान को दोबारा कोई ऐसा अटैक किया जाए, बल्कि वो अपनी साख महफूज करने के लिए, बेहतर करने के लिए अब पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर देगा। ये पिछले 20 दिन में ये काम स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इंडिया और पाकिस्तान की, मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट, बहुत सारे दोस्त मुझसे नहीं एग्री करते, इस साल में पाकिस्तान इंडिया ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के एक्टर्स, सिंगर्स जो आना जाना इंडिया के, बॉर्डर्स खुल जाएंगे, बॉर्डर्स खुलेंगे, चीज़ें नॉर्मल होंगी, कूल डाउन होंगी, ट्रेड स्टार्ट होगी, लोग आना जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की और इंडिया की में से कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे जंग हो। पॉलिटिकली जो चीज़ें प्रेशर में थी, जो टेंशन में थी, वो चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। 2026 जो है पाकिस्तान इंडिया का वापस के इत्तेहाद रिवाइव हो जाएगी, वो रिवाइव हो जाएगा, बॉर्डर्स खुल जाएंगे, लोग जाके काम कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, और वीज़ाज भी खुल जाएंगे, वीज़ाज भी खुलेंगे। दो लिमिटेड होंगी चीज़ें, लेकिन ये है कि थोड़ी नरमी होगी, पहले से ज़्यादा जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और इसका फ़ायदा ये क्यों होगा? ये होगा इसलिए कि यूएस भी, चाइना भी, गल्फ कंट्रीज़ भी सारी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। तो इंडिया को ये ख्याल, इंडिया के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको ये ख्याल आएगा कि पाकिस्तान को तरीके से लेके चला जाए। 2026 में आलमी बहरान, किस बहरान का खतरा है? अच्छा नहीं, साली का खतरा है, नेचुरल डिजास्टर का खतरा है, जंग का खतरा है, या अच्छा नहीं, जंग ऐसी वैसी जिस तरह लोग देख रहे हैं या कर रहे हैं डिस्कस कि वर्ल्ड वॉर टाइप कोई ऐसी चीज़ होगी। अगली जंग जितनी भी होगी वो फाइनेंशियल क्राइसिस की होगी, एक दूसरे की करेंसीज को, एक दूसरे के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट मालूमात है उसके ऊपर, एटॉमिक एनर्जीज जो हैं उसके ऊपर हमले होंगे, चीज़ें होंगी। हमले से मुराद कि टेक वॉर्स होंगी, AI वॉर्स होंगी और साइबर वॉर्स होंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल चाइना का रहेगा कि चाइना बैकफुट पे रहेगा, ये सारा कुछ हैंडल कर रहा होगा और देख रहा होगा, फ्रंट पे नहीं आएगा। चाइना पेशेंस, चाइना के पास एक की होगी जो है पेशेंस, और वो पेशेंस से सारी चीज़ों को देख रहा है। वो गोल्ड में भी खेल रहा है, वो सिल्वर में भी खेल रहा है, वो बाकी सारी चीज़ों में, करेंसीज को, अपनी मईशत को, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे चलेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो करंट गवर्नमेंट है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी? और आपको पता है बड़ा माशाल्लाह जो है इस गवर्नमेंट को अरूज हासिल हुआ है और बहुत से लोगों ने इनकी कारकर्दगी को सराहा भी है। गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी? देखिए, सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जितने क्राइसिस फाइनेंशियल पाकिस्तान के रहे और बाकी सारी चीज़ें रहीं, पाकिस्तान का इस साल में इमेज और पॉलिटिकल जितनी भी स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। और पाकिस्तान में जैसे पहले कहा कि आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ये मिलके कोई ऐसी नई एक चीज़ करेंगी या नया ऐसा कोई सेटअप लेके आएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत बन जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान में ओवरसीज़ कोलैबोरेशंस, दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कर्जे माफ़ होंगे पाकिस्तान के, सबसे पहली बात ये भी है, और फाइनेंशियल कंडीशंस उस चीज़ से बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान ग्रो करेगा। 2026 पाकिस्तान के ग्रो करने का साल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे एस्ट्रोलॉजर अजीम शेख। आपने सुना कि उन्होंने बताया कि 2026 में क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन दी है। लेट्स होप क्या होता है, मगर आई थिंक ये जो प्रेडिक्शन दी है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स ये तो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है। और पाकिस्तान 2025 से ही जो है वो उसका अरूज शुरू हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 2027 तक वाकई पाकिस्तान अपना इमेज जो है वो बहुत बेहतर कर लेगा। दुनिया की आंखें वैसी पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी है जो कि एक बहुत बड़ा मसला भी है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई सिक्योरिटी जो है ना सिर्फ सेहत के लिए मसला है बल्कि एक चैलेंज बन चुका है जिसके लिए फौरी और मरबूत इकदाम करने की ज़रूरत है। ये चैलेंज इसलिए बना है अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की जहाँ बार बार ये कहा जाता था कि सस्ती रोटी जो है वो दी जाएगी, और पंजाब की भी अगर बात की तो पंजाब में भी सस्ती रोटी जैसे मंसूबों के बावजूद भी इस बहरान पर काबू नहीं
नहीं पाया गया। और ये रिपोर्ट जो शाया की है ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो है शाया की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि मुल्क में हर 4 में से एक पाकिस्तानी जो है वो मुनासिब और महफूज खुराक नहीं खा रहा, वो उससे महरूम है। और ये दादो शुमार जो है ना सिर्फ जो है एक तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो वाजे कर रहे हैं, बल्कि ये जो मसला जो है गुर्बत से रिलेटेड ये मसला है। और ये भी कुछ अरसे पहले जो है बात की जा रही थी कि एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो तकरीबन $1000 के एवज होनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड जो है पूरी कर सके। तो $1000 का मतलब है कि 3 लाख के ऊपर जो है मुहित होनी चाहिए। मगर इस रिपोर्ट को इस तजवीज़ को जो है मुस्तरद कर दिया और ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से कहीं ज़्यादा पैसे हैं, कहीं ज़्यादा रकम है। तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सिर्फ 6 साल के अरसे में जो है ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में जो है 53% जो है वो इसका रिकॉर्ड में जो है इजाफा किया गया है हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये कहा गया है कि शहरी जो हैं वो जिन इलाकों में रहते हैं जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल हो चुकी है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ ग्रोसरी कभी 20,000 पे आती थी वहीं ग्रोसरी जो है अब वो 60 से 70,000 रुपये की हो चुकी है। और आप अगर देखें तो हर रोज़ जो है वो किसी ना किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और ये नहीं पता होता बढ़ रही है। बार बार ये भी कहा जाता है कि डीसी जो है कंट्रोल लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी, डीसी रेट जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, मगर अभी तक इस पर कोई बड़ी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमने सोचा कि आज हम इस चीज़ को आपके सामने रखें। तो व्यूज़, आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे सोशल पेजेस पे जाके जो है हमारे कंप्लीट क्लिप्स आप देख सकते हैं, व्यूज़ भी देख सकते हैं और उस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि मज़ीद कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दे, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।